Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. जैसा कि हम लोग पिछले दिनों से एनसीईआरटी कर रहे हैं, आज के सेशन को फिर से एनसीईआरटी में शुरू करेंगे। क्लास 8 की एनसीईआरटी का सबसे लास्ट चैप्टर है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इतिहास कैसे चलता है उसके अंदर चले जाते हैं। आप सबका स्वागत है। जो नए स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से वेलकम है। और आप इनफैक्ट मेरे साथ यहाँ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर पढ़ रहे हो एनसीईआरटी के टॉपिक्स, बट मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विद टॉप एजुकेटर्स जो आपके डेली लाइव क्लासेस लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होते हैं, आपकी टेस्ट सीरीज कवर हो जाती है और इंक्लूडिंग डाउट सॉल्विंग सेशन और लाइव क्लासेस सबसे बेस्ट होता है जहां पे आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। उनके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो सब आप सॉल्व कर पाओगे। अनअकैडमी प्लस के ऊपर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। आई एम ऑल्सो वन अमॉन्ग्स देम। आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी के ऊपर @नायक प्रतीक, और आपको पूरी तरह से तैयारी कराने की जो जिम्मेदारी है वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की होगी। आपको जुड़ने के लिए क्या करना है, और बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर अनअकैडमी के ऊपर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो याद रखिएगा दोस्तों कि आई टीच हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर जनरल स्टडीज का जो हिस्ट्री है, जीएस का, प्रीलिम्स और मेंस का, उसका कंप्लीट पैकेज मैं कराता हूँ। तो मैं इनफैक्ट वन सब्जेक्ट के ऊपर कमांड रखता हूँ। ऐसे 2-3 सब्जेक्ट है, पर हिस्ट्री मेरा मेन कमांडिंग सब्जेक्ट है, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के साथ एब्सोल्यूट जस्टिस करते हुए पूरी तरह से आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, इन सबको करा रहा हूँ। जैसे अभी आपको एनसीईआरटी के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का एक चैप्टर जो है वो पढ़ा रहा हूँ, वैसा ही अनअकैडमी प्लस के ऊपर बहुत ही जल्द मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर भी कोर्स आने वाला है। आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर सब सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपके लिए एडवांटेज क्या क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आई विल सजेस्ट कि एक तो पहले मेरी हैंडआउट्स मिल जाएंगे आपको, करीबन 3000 से ज़्यादा हैंडआउट्स है, स्लाइड्स है मेरी, वो मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। वो इनफैक्ट जो क्लासरूम के ऊपर डिस्कस होती है उसके साथ साथ आपको ये मिल जाएगी। दूसरा ये है कि वन सब्सक्रिप्शन कवर ऑल द सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही बार आपको एक ही सब्जेक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है। आप जितनी भी सब्सक्रिप्शन लोगे आपको इसी के साथ आपको हर एक सब्जेक्ट का कवरेज हो जाएगा। PN Live इज माई रेफरल कोड, तो आप जब ज्वाइन करोगे तो आप इसके साथ कर सकते हो। बाकी प्रीलिम्स, मेंस, रिकॉर्डिंग, डाउट सॉल्विंग, वीकली कीज, ये सब आपको इसके साथ एडवांटेज में मिलेगा। सब्सक्रिप्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 12 मंथ्स का लो या 24 मंथ्स का लो। 12 मंथ्स का 39,600 है आफ्टर यूजिंग द कोड PN Live। ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसको यूज़ करिए एंड गेट 10% डिस्काउंट, एंड आपके थोड़े बहुत पैसे भी बचेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था कि सर EMI ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है, तो ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन देयर इज EMI ऑप्शन अवेलेबल। उसी तौर के ऊपर 2 years का सब्सक्रिप्शन 64,000 का है। इसके लिए भी अगर आप PN Live यूज़ करोगे तो 57,600 में आपका पूरा सब्सक्रिप्शन कवर हो जाएगा। यू विल हैव 10% डिस्काउंट फॉर द सेम। अब इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर अनअकैडमी लेके आया है, वो है अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब व्हाट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? तो आप जो नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो उसमें हमारे जैसे एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे और आपको हेल्प करेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर आपने PN Live यूज़ किया है एंड यू हैव जॉइन द प्लेटफॉर्म, तो मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, मेरे सिवा और भी टीचर्स है, वो सब के सब उनके जो भी क्लासेस है वो आप देख पाओगे। अब दूसरा क्या होता है कि आइकॉनिक के अंदर फायदा आपका ये होगा कि आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, एक पर्सनल कोच मिलेगा। ये कौन होगा? ये अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगा। इट विल बी प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी, एंड अनअकैडमी आपको हेल्प करेगा इन द प्रिपरेशन बाय गिविंग योर पर्सनल कोच। तो आपको क्या होगा कि एक टीचर की आपको गाइडेंस मिलेगी प्लस आपको एक पर्सनल कोच की गाइडेंस मिलेगी। तो यू विल हैव दी गाइडेंस फ्रॉम 2 persons, ठीक है। तो मैं एज अ टीचर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आई विल बी हेल्पिंग यू इन द प्रिपरेशन, जो भी आपके डाउट्स होंगे मेरे सब्जेक्ट को लेके और ऐसे भी जनरली। बट इसके सिवा आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर हमको है ना कोई पर्सनल डे टू डे मॉनिटर करने वाला चाहिए। तो बीइंग अ टीचर हम लोग आपको डे टू डे मॉनिटरिंग के अंदर भी हेल्प कर सकते हैं, पर अनअकैडमी आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए विद अ पर्सनल कोच जो आपको मोटिवेट करेगा, रिपोर्ट बना के देगा आपके लिए, और प्रोफाइल रिव्यू करते हुए आपको आंसर राइटिंग से लेके हर एक जगह के ऊपर हेल्प करेगा, ठीक है। तो अनअकैडमी आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको एडवांटेज ये है कि ये प्लस के ऊपर आपको ऐड होता है, ठीक है। तो प्लस में तो आपके इतनी टाइम अनलिमिटेड ब्लास्ट और ये सब तो देख ही पाते हो। इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू विल गेट द हेल्प फ्रॉम द पर्सनल कोच जो आपको मेंटरिंग करके हेल्प कर पाएंगे, और एज अ टीचर तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ ही हुई, तो आपको 2 लोगों की गाइडेंस मिलेगी। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन के द्वारा ले सकते हो, और इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर आपने PN Live कोड यूज किया है, इफ यू यूज द कोड PN Live, 89,100 के अंदर कवर हो जाएगा विथ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। एंड 1 ईयर का जो कोर्स है वो 64,000 है, और वो आपका कवर होगा 57,600 के अंदर, ठीक है। तो ये आपके लिए जरूरी था थोड़ा बोलना,
क्योंकि यहाँ से आपकी सब जो है तैयारी को काफ़ी एक अच्छी तरह से ऑलराउंड इम्पैक्ट भी होगी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर नया कोर्स कब आ रहा है। नया कोर्स मेरा एंशिएंट इंडिया के ऊपर लॉन्च हो रहा है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। आप इसको भी अटेंड कर पाओगे ऑल द क्लासेस जब आप इनफैक्ट PN लाइव कोड के द्वारा अनअकैडमी के ऊपर जुड़ोगे। बाकी मेरे स्पेशल क्लासेस चलते रहते हैं। प्लीज़ फॉलो माय प्रोफाइल @प्रतीक नायक और द नायक प्रतीक @अनअकैडमी। आप सर्च करिएगा, ऊपर जाके यहाँ पे सर्च करोगे प्रतीक नायक, आपको पूरा का पूरा अनअकैडमी के ऊपर मेरी प्रोफाइल मिलेगी कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन से कोर्सेस आने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखिए, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की कहानी क्या है। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में हमने कल के क्लास के अंदर देखने की कोशिश की थी कि आज़ादी के बाद इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस हुआ करते थे और चैलेंजेस के अंदर हमने ये देखा था कि इंडिया में बिग चैलेंजेस था। सबसे पहला वो था रेफ्यूजी का चैलेंज, रेफ्यूजी के साथ साथ पार्टीशन का चैलेंज, पार्टीशन के साथ साथ डेवलपमेंट का चैलेंज, डेवलपमेंट के साथ साथ हमको अपनी पॉलिटिकल सिस्टम भी बनानी है, क्या करनी है, पॉलिटी को फॉर्म करना है। और साथों साथ हमने ये भी देखा था कि इंडिया में कास्ट और रिलीजन को लेके जो इश्यूज चल रहे थे उसको भी यूनिफाई करते हुए एक यूनाइटेड इंडिया बनाना है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा टास्क था जिसे हम लोग कहते हैं नेशन इन द मेकिंग। क्या कहते हैं? नेशन इन द मेकिंग, की एक राष्ट्र निर्माण की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी आगे चलाने में बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ये सब पॉइंट्स हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था और मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि इंडिया के अंदर नेशन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और इंडिया आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि इंडिया के लोगों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कास्ट और कम्युनल प्रॉब्लम्स है। पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज उस टाइम पे हुआ करता था, इवन आज की तारीख के अंदर भी हमको मिलता रहता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे, ये सब पॉइंट्स के ऊपर हमको ये भी देखने को मिल रहा था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये फॉरेन पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा पेचीदा मुद्दा था, क्योंकि आज़ादी के बाद पूरी वर्ल्ड जो है, जब हम लोग 1950s का पीरियड देखेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि दो ग्रुप के अंदर बढ़ चुकी थी। एक यूएसए के फेवर में था और दूसरा यूएसएसआर के फेवर में था। और उस दौरान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी, ये फॉरेन पॉलिसी को लेके भी बहुत बड़ा एक प्रश्नार्थ उभर के आ चुका था। इन सब मुद्दों को हल करने के लिए आज़ादी के बाद तात्कालिक रूप से जो भारत की सरकार थी उसने अपने प्रयत्न किए और ये प्रयत्न के तहत हमने अपनी संविधान को लिखने की शुरुआत की। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि कौन से चैलेंजेस थे, उन सब चैलेंजेस को देखा था और फिर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पॉलिटी जो है, इंडिया की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इंडिया की पॉलिटी कैसी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द पॉलिटी ऑफ द कंट्री, भारत की राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, भारत की राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसको लेके हमने देखने की कोशिश की थी कि व्हाट शुड बी द पॉलिटी ऑफ द कंट्री। उसको लेके इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए, साथों साथ सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस जो है उनको भी डिफाइन करते हुए एक नया प्रकार की क्वासी फेडरल अरेंजमेंट करने की कोशिश की, जहां पे राज्यों और सरकार जो केंद्र सरकार है उन दोनों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसकी भी बात हुई। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाले लोग थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे बाबा साहेब आम्बेडकर का क्या योगदान था। इन सब पॉइंट्स के ऊपर एनसीईआरटी आगे के पॉइंट्स के ऊपर लिखती है। तो लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी इंडिया के पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और क्या लिखती है, क्योंकि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जो पेचीदा मुद्दा था वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था। 1946 से लेकर 1950 तक करीबन 3 साल का प्रोसेस चला है। 3 साल इसके लिए मैं कहूँगा क्योंकि दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक आते आते इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे तो पूरी तरह से ड्राफ्ट हो चुका था। उसको लागू करने के लिए हमने 2 महीना वेट किया। 26 जनवरी 1950 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके फाइनली उसको इंप्लीमेंट कराया गया था। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि देश जब आज़ाद हुआ, व्हेन द कंट्री गॉट इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट करने के बाद किस तरह के इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स होने की शुरुआत हुई और ये प्रॉब्लम्स को कैसे हॉल किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी किस तरह से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है,
इसी के अंदर किस तरह से राइट टू इक्वालिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको सॉल्व करने के लिए प्रयत्न किए। मैंने आपको खांडेकर साहब के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, और उसके साथ साथ आज के क्लास के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशंस को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने सॉल्व करने की कोशिश की। क्योंकि एक कंट्री जब नया नया पैदा होता है और बहुत ही बेर बिखेर हुआ डिवाइडेड नेशन के रूप में बना, तो ये सब सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लाना बहुत जरूरी था। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस प्रकार का पॉलिटिकल सेटअप करेंगे, सो दैट इंडिया की जो एक फर्दर यूनिटी है वो इंक्रीज हो, इंडिया की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जाए और भारत के लोगों के बीच में जो अलग अलग प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो आज का सेशन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है। उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि इंडिया में भाषा का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उस टाइम पे कंफ्यूज थे कि कैसे इंडिया के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनी जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर किया जाए, व्हाट शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड विच शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये सब पॉइंट्स के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फर्दर डेवलपमेंट हुआ और हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ता है। उन सब पॉइंट्स के ऊपर आगे चलने की कोशिश करते हुए देखने की कोशिश करते हैं कि भारत जब आज़ाद होता है तो इतने सारे हमको स्टेट्स मिलेंगे। ये स्टेट्स सब रजवाड़े थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये पूरी तरह से डिवाइडेड नेशन के रूप में था, उसको कैसे यूनिफाई किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी और कैसे जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पूरी तरह से इशू करते हुए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक दिशा दिखाने की कोशिश की कि हमको ऐसे आईन बनाना है, और यही आईन ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे लोग हमको मिलेंगे जिन्होंने भारत के लोगों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। तो हमने देखा था कि नवंबर 1949 से लेकर दिसंबर 1946 तक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इंडिया के अंदर जो भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए, जैसे भारत के लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी, राइट टू वोट देने की कोशिश की, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। उसके साथ साथ हमने ये भी देखने की कोशिश की कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग थे जिनका मानना यह था कि भारत को एक हिंदू स्टेट बनाना चाहिए, पर नेहरू जी ने कहा कि मुझे एक हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना है, और इसके लिए हमारी पॉलिसी कैसी है साहब, हमारी पॉलिसी सेक्युलर पॉलिसी के रूप में है। खैर, द वर्ड सेक्युलर वॉज नॉट एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली। ये सेक्युलर शब्द जो है वो तो हमने 1976 के अंदर ऐड किया आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बट वी फाइंड कि प्रियम्बल के अंदर ये जो सेक्युलर शब्द है ये पहले इम्प्लिसिट था, उसको एक्सप्लिसिट कराया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूंट बाय द आई वुड से 42nd अमेंडमेंट एक्ट। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। दूसरा प्रॉब्लम इंडिया के अंदर कास्ट का था, जो हरिजन के इश्यूज का था। मैंने आपको बताया था कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसके लिए क्या किया, फिर रिजर्वेशन करने की भी कोशिश की जाती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कहीं ना कहीं नौकरी धंधे के अंदर रोजगारी मिले, उसके लिए प्रयत्न किया गया। और फाइनली हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और उस टाइम पे नेहरू जी जैसे लीडर्स होने के कारण उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास माइनॉरिटी बहुत बड़ी मात्रा में है और वो अब कहीं नहीं जा सकती है, उसको भारत में ही अकोमोडेट करना है। अगर उसको अकोमोडेट करना है तो उसको शांतिप्रिय रूप से करना पड़ेगा, उसको स्वीकारना पड़ेगा, और उनको एक सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के रूप में कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से नेहरू जी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो बहुत बड़ी डिस्कशंस थी, इसके परिणाम स्वरूप आर्टिकल 29-30 के द्वारा माइनॉरिटी राइट्स को कहीं ना कहीं सिक्योर किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, एंड फाइनली हमको एक सॉल्यूशन मिलता है। देखिए ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इमेजिन अ कन्वर्सेशन बिटवीन द फादर एंड द सन इन अ मुस्लिम फैमिली आफ्टर द पार्टीशन। द सन वुड थिंक इट वुड बी वाइजर फॉर देम टू मूव टू पाकिस्तान, while the father believes that they should continue to live in India. Taking information from chapter number 4 and 11, act out what ईच शूट से। ठीक है, देखिए बेटा क्यों कहता है कि उसको पाकिस्तान चला जाना है, क्योंकि बेटा अभी नया नया यंग है, तो बेटे को ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो ज़्यादा सिक्योर होगा। बट आप समझने की कोशिश करो कि उसके फादर जो थे, जो सालों से इंडिया में पले बड़े हैं, उनको पता है कि भाई इंडिया की पॉलिटी कैसी है, इंडिया के लीडर्स कैसे थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब ड्राफ्टिंग कर रही थी तो उसने हर छोटी से छोटी चीज़ को संविधान के तहत इंक्लूड करने की कोशिश की, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर हम रहे कि ना रहे, ये जो हमारा एकदम सेक्रेट डॉक्यूमेंट बन रहा है, भारत की भगवत गीता बन रही है, भारत की कुरान बन रही है, भारत की होली बाइबल बन रही है, संविधान एक ऐसी किताब है दैट इज वन ऑफ द होलीएस्ट बुक फॉर द कंट्री टू रन। तो इट इज इक्विवेलेंट टू द रिलीजियस बुक्स, आई वुड से। तो जितनी भी रिलीजियस बुक्स है उसके इक्विवेलेंट किताब के रूप में अगर आप संविधान को देखते हो तो जरूर से हमको देखने को मिलता है कि संवैधानिक जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उसने सब लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की, और इस तरह से माइनॉरिटी राइट्स का जो प्रॉब्लम था, माइनॉरिटी को
जो डर था वो सॉल्व किया गया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अपलिफ्ट करने के लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही धीरे धीरे प्रोविजंस किए गए इन द नेम ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 17 के द्वारा अनटचेबिलिटी को अबॉलिश भी किया जाता है। अब देखिए, एक तो पहला पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिस्कस हुआ। अब दूसरा पॉइंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग ड्राफ्टेड, तो दूसरा पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई भारत के अंदर किस प्रकार के सेंटर स्टेट रिलेशंस होंगे, किस प्रकार के सेंटर स्टेट रिलेशंस होंगे। ठीक है, तो अभी भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और अभी भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का जो हिस्ट्री है, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो हम लोग 1946 से लेकर 1949 तक के पीरियड में ही डिस्कस कर रहे हैं। और अब देखने की कोशिश करते हैं कि भारत के संविधान के तहत सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे होने चाहिए, उसके बारे में किस प्रकार की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई और हिस्टोरिकल डिबेट्स हुई। तो देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का मानना यह था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको कुछ ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जहां पे सेंटर के पास ज्यादा पावर होना चाहिए। ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट मेनी डेज डिस्कसिंग द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्या डिस्कस किया गया कि किसके पास सत्ता होनी चाहिए, किसके पास नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर डिस्कशन हुआ। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कंडीशंस क्या हुआ करती थी, एनसीईआरटी हमको क्या बताती है, आप देखने की कोशिश करिए। सम मेंबर्स सॉट दैट द सेंटर्स इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट। क्या कहते हैं कि केंद्र का जो हित है उसको ऊपर रखना चाहिए। मतलब इन लोग का क्या कहना था, दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्या होना चाहिए, सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इट वाज आर्ग्यूड वुड बी इन अ पोजीशन टू थिंक एंड प्लान वेल फॉर द बीइंग ऑफ द कंट्री एज अ होल। अगर केंद्र को हमने स्ट्रॉन्ग रखा है, अगर हमने केंद्र को स्ट्रॉन्ग रखा है तो ही भारत का विकास हो पाएगा, भारत की प्रगति हो पाएगी। और भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको लेकर काफी डिबेट्स एंड डिस्कशन भी करती है। अब देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। एक ग्रुप जो था वो कह रहा है कि वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक ग्रुप कह रहा है वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब स्ट्रॉन्ग सेंटर करने से फायदा क्या होगा, व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, तो आप इनफैक्ट भारत का विकास कर पाओगे। दूसरा जो ग्रुप था वो कहता है कि प्रोविंसेस शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। क्या कहता है, प्रोविंसेस के पास, राज्यों के पास ज्यादा सत्ता होनी चाहिए, राज्यों के पास ज्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये सब सिचुएशन के अंदर हमको देखने को मिला कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे रिलेशंस होने चाहिए, व्हाट शुड बी द रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, उसको लेके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिबेट्स एंड डिस्कशंस चलते रहे। अब बहुत सारे डिबेट्स के अंदर कोई कहता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि नो माय फ्रेंड, व्हाट वी शुड हैव, द प्रोविंसेस शुड हैव मोर पावर। अगर आप देखोगे अमेरिका के अंदर तो आपको प्रोविंसेस को पावरफुल ज्यादा डिक्लेयर किया जाता है। अगर आपने अमेरिका की राज्य व्यवस्था थोड़ी बहुत पढ़ी है तो अमेरिका की पॉलिटी के अंदर हमको देखने को मिलता है कि उनके प्रोविंसेस काफी स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पे आपके जो फेडरल सेटअप है, वहां पे जो संघीय ढांचा है, वो ढांचे के अंदर बहुत ही क्लियर कट लिखा गया है कि भाई प्रोविंशियल जो राइट्स है वो ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। बट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुई। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लिखा गया है, अ मेंबर फ्रॉम मैसूर फियर्ड दैट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम डेमोक्रेसी इज सेंटर्ड इन दिल्ली। क्या कहता है कि ये जो ब्रिटिश पद्धति थी और उसके बाद हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं वहां सब दिल्ली का दबदबा है, मतलब दिल्ली डिसाइड करता था कि पूरे भारत को क्या करना चाहिए। वेरएस अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम डेमोक्रेसी हो गए हैं तो लोगों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन इज द की माय फ्रेंड, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो व्हाट वी सी कि एक तो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रश्न चला और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत ग्रुप्स जो थे उन सब ने प्रश्न किया कि भाई क्या हम सेंट्रलाइज्ड असेंबली के रूप में या सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम चला के कितनी हद तक हम लोग है ना सिस्टम को कंट्रोल कर पाएंगे, कितनी हद तक हम लोग सिस्टम को या शासन को चला पाएंगे। ठीक है, सो व्हाट वी फाइंड ओवर हियर कि अ मेंबर फ्रॉम द मैसूर फियर्ड दैट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम डेमोक्रेसी इज सेंटर्ड इन दिल्ली एंड इट इज नॉट अलाउड टू वर्क इन सम सेंस एंड स्पिरिट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्या कहते हैं साहब कि इनफैक्ट सब दिल्ली से चल रहा है, मतलब दिल्ली डिसाइड करेगा क्या खाना है, दिल्ली डिसाइड करेगा क्या पीना है, दिल्ली डिसाइड करेगा क्या कपड़े पहनने हैं, ठीक है, दिल्ली डिसाइड करेगा क्या क्या भाषा होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स के अंदर क्या होता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी सभ्य है, जितने भी मेंबरान हैं, उन सब के अंदर डिस्कशंस हुआ, उन सब के अंदर चर्चा चली कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन हमको यही देखने को मिलता रहता है कि बहुत सारे डिस्कशंस हुए। उसी तौर के ऊपर एक मेंबर थे मद्रास के एक मेंबर हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। उनका मानना था द इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंसेस शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ओनली। तो उनका भी मानना यह था कि जब तक प्रोविंसेस को पावर
पावर नहीं देंगे भारत के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशंस में, अगर स्टेट्स को तुमने पावर नहीं दिया है और तुमने स्टेट को पावरलेस कर दिया है, तो उस राज्य के अंदर रहने वाली जो पब्लिक है, राज्य के अंदर रहने वाले जो पीपल है, उनका वेल बीइंग कौन करेगा? सब कुछ दिल्ली से चला पाएंगे? आपको लगता है कि एवरीथिंग कैन बी रन फ्रॉम द दिल्ली? आई डोंट थिंक। ठीक है, आज की तारीख में अंदर आप देखिए कोरोना का इश्यू को समझ लीजिए। कोरोना के इश्यू के अंदर इनिशियली बहुत ही सेंट्रलाइजेशन हमको देखने को मिला, दिल्ली से सबके सब आपके है ना ऑर्डर्स पास होते थे। फिर धीरे 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 स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमको डिसाइड करने दो कि कहाँ पे लॉकडाउन लगवाना है, कहाँ पे नहीं लगवाना है। आज की तारीख के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर आ चुका है, कलेक्टर्स के पास पावर दिए गए हैं, डीएम्स के पास पावर दिए गए हैं। आप देखिएगा कि अर्बन एरियाज के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर के पास पावर दिए गए हैं कि दे विल डिसाइड कि वेयर टू इंपोज द लॉकडाउन और नॉट। तो सादी भाषा में क्या है कि आप इनफैक्ट जब 1950s की बात कर रहे थे तो 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा जाए, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में किस प्रकार के संबंध उभर के आने चाहिए, उन सब पॉइंट्स के अंदर डिस्कशन चला। डिस्कशन के तहत एक ग्रुप कह रहा है कि हमको ऐसी संवैधानिक सभा चाहिए, ये ऐसा संविधान लिखना हुआ चाहिए जहां पे सेंटर के पास पावर ज्यादा हो। दूसरा ग्रुप कह रहा है कि नहीं, स्टेट्स के पास पावर ज्यादा हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इन दिस सिचुएशन हमको देखने को मिला फिर से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपना एक पूरा का पूरा, मैं कह सकता हूं कि एक सॉल्यूशन निकाला। ये सॉल्यूशन जो है इसे हम लोग मिडिल पाथ सॉल्यूशन के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने? अब देखो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न था। द होल इश्यू वाज रिगार्डिंग द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, कि किसकी सत्ता किसके पास रहेगी, हु शुड हैव द काइंड ऑफ पावर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब जब हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, तो हमको किस प्रकार के पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स? तो भारत के संविधान मेकर्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे, उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया बाय मेकिंग द 3 लिस्ट। क्या कर दिया? 3 अलग अलग सूची बना दी और कहा कि कुछ विषय ऐसे होंगे जहां पे खाली और खाली जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, क्या है? यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब जो पार्लियामेंट है वो कानून पास कर पाएगी, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के तहत ही काम करती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो उसको यूनियन लिस्ट कहा गया। दूसरा जो लिस्ट है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट लिस्ट, क्या कहते हैं? स्टेट लिस्ट। और स्टेट लिस्ट के तहत आपकी जो भी राज्य की विधानसभाएं है उसको लेके अपना कानून पास करेगी और अपनी गवर्नेंस अपने राज्य के अंदर चला पाएगी। तीसरा डाला गया है कॉन्करेंट लिस्ट। क्या डाला गया है? कॉन्करेंट लिस्ट। याद रखेगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट लिस्ट? एक ऐसा विषय जहां पे सेंटर और स्टेट्स दोनों को इक्वल पावर होगा, दोनों को इक्वल पावर होगा टू पास द लॉज एंड टू गवर्न द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या कर दिया कि भारत के संविधान मेकर्स, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य लोग थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सॉल्यूशन लाने के लिए जो 1946 से लेकर 1949 के बीच में जो चर्चाएं चली, वो चर्चा के अंदर डिसाइड किया जाता है कि हम लोग 3 सूची बनाते हैं। लेट अस मेक 3 सब्जेक्ट्स। ये तीनों की तीनों सब्जेक्ट्स में एक को यूनियन लिस्ट कहा गया, एक को स्टेट लिस्ट कहा गया और तीसरे को कॉन्करेंट लिस्ट कहा गया। ये तीनों के तीनों विषयों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन सा विषय किसके अंडर में आएगा। जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, टैक्सेस के मैटर है, ये सब की सब आपकी यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वाया दी पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का राइट्स नहीं होगा। भारत पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक ट्रीटी करे या यूएनए को ज्वाइन करे कि ना करे, या भारत ब्रिक्स के अंदर इनफैक्ट अपना है ना वो मेंबरशिप हटा दे, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन अफेयर्स का प्रश्न है। इंडिया को किसके साथ वॉर डिक्लेयर करना है, इंडिया को किसके साथ क्या हथियार चाहिए, किस प्रकार की जो डिफेंस प्रोविजंस क्रिएट करनी है, भारत की बॉर्डर्स को कैसे सुरक्षित रखना है, ये सब पॉइंट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। नो डाउट आपका राज्य एक बॉर्डरिंग स्टेट है। से फॉर एग्जांपल आई स्टे इन गुजरात, तो गुजरात इज अ बॉर्डरिंग स्टेट विद पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि रन ऑफ कच्छ के ऊपर आगे अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की बॉर्डर टच होती है। बट कहानी क्या है कि आपकी इनफैक्ट बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, डिफेंस का मुद्दा है, तो दैट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ व्हाट द सेंट्रल लिस्ट और द यूनियन लिस्ट। तो वहां पे यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस प्रकार की फोर्सेस को वहां पे अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, टू सिक्योर एंड सेफगार्ड द बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन है। रफाल खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, सब यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। डिफेंस इज अ सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट एंड इट इज द यूनियन गवर्नमेंट हु हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू मेक द लॉ, to decide and to proceed further when it comes to the security and integrity of this country। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका स्टेट लिस्ट के अंदर हो गया एजुकेशन और हेल्थ। अब देखिए, याद रखेगा कि जब संविधान लिखा गया
तो एजुकेशन और हेल्थ जो है इट वॉज पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। लेटर ऑन याद रखेगा कि इसको फिर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनिशियली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको समझाता हूं कि जब संविधान लिखा जाता है, आज आप एजुकेशन और हेल्थ को देखोगे तो इट इज फाउंड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। ये भी 42nd अमेंडमेंट के बाद ही ऐड होता है, इनफैक्ट 1976 के बाद ही हमको एडिशन मिलेगा। इसके अंदर भी आपको यही कहानी मिलती है कि पहले ये खाली राज्यों के अंदर थे, तो अगर आरोग्य के ऊपर कोई कदम उठाना हो तो वो खाली राज्य सरकारें कर पाती थी। आज की तारीख में क्या है कि द हेल्थ इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो क्यों प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर योजना है, ठीक है। या आप देखिएगा कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई जाती है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि पूरे भारत के अंदर कुछ ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए फ्यूचर के अंदर, है ना। तो ये सब पॉइंट्स हमको समझ में आता है कि वो काम कौन करेगा, स्टेट्स करेंगे। उसके बाद तीसरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है कॉन्करेंट लिस्ट, याद रखेगा, ठीक है। कुछ वैसे विषय जहां पे इनफैक्ट दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं और इसको लेके कानून व्यवस्था के लेके जो भी अपने प्रावधान है वो बना सकेंगे, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों सूचियां बनती है। ऑल द 3 लिस्ट वर मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एक मिडल का रास्ता निकाला गया। सबसे ज्यादा जो विषय है, मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर ऐड किए गए हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मानना था कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग सेंटर रखने की जरूरत है, पर स्टेट्स को भी थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि स्टेट्स दे आर ऑन द मर्सी ऑफ द सेंटर। भारत की राज्य सरकार जो है वो खाली केंद्र सरकार के वो है ना दया के ऊपर नहीं जीनी चाहिए, उनके लिए भी थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उनको भी अपनी शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेंटर स्टेट्स के बीच में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था होनी चाहिए उसको लेके जब डिस्कशन हुआ तो डिस्कशन का परिणाम यही आता है कि सॉल्यूशन निकाला गया बीच का रास्ता, और बीच के रास्ते में यही डिसाइड किया जाता है कि हम लोग कुछ कुछ पावर सेंटर गवर्नमेंट को देंगे, यूनियन गवर्नमेंट को देंगे जो केंद्र सरकार होगी, कुछ कुछ पावर राज्यों और कुछ कुछ वे दोनों के पास अधिकार होंगे, ठीक है। ये कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से लिया है? From where we have borrowed the concurrent list concept, the concept of concurrent list, ठीक है। मुझे बताइएगा कि which is the source of the concurrent list, ठीक है। concurrent list हमने कहाँ से borrow किया है, ये आपने लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ा होगा, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या उसका सिग्निफिकेंस है। चलिए आगे चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स के अंदर इनफैक्ट जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चाएं हो रही थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3-4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पहले 3-4 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो इनफैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, तो पहला डिस्कशन 1946 से लेके 49 के बीच में डिस्कशन हुआ, जहां पे हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी। उसके बाद सबको इक्वल करने की कोशिश की, राइट टू इक्वलिटी देने की कोशिश की, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, और इसके साथ साथ हमने देखा कि रिलीजन का जो भी मैटर था उसको भी सॉल्व कर दिया बाय गिविंग फंडामेंटल राइट्स। अब तीसरा प्रश्न क्या था? वो था सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में, और सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में क्या हो गया, 3 लिस्ट बना दिए गए और 3 लिस्ट के द्वारा पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो फर्दर डिस्कशन से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके इतनी सारी चीजें चली। अब यहां से एक चौथा प्रश्न उभर के आया। कौन सा प्रश्न आया? द फोर्थ क्वेश्चन केम आउट ऑफ दिस होल इशू was regarding the language of India. What should be the official language of the government? What should be the official language of the country? And is there a concept of national language? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, क्या भारत के अंदर कोई नेशनल लैंग्वेज का कंसेप्ट है? Is there a concept of national language? मार्क माय वर्ड्स, ये शब्द को आप पकड़ के चलिएगा, ठीक है। दूसरा, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? What should be the official language of the government of India? भारत के लोग कौन सी भाषा बोलने चाहिए, ठीक है। इसको लेके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर चर्चाएं चलती है, ठीक है। तो आज के क्लास के अंदर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं एक और प्रश्न जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनफैक्ट डिस्कस करती है। और क्या डिस्कस करती है साहब? कि व्हाट शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया एंड हाउ शुड इंडिया प्रोसीड विथ वन कंट्री वन लैंग्वेज सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब आप समझने की कोशिश करिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस अबाउट। और यहाँ पे इनफैक्ट भारत के अंदर कौन सी भाषा ऑफिशियल होनी चाहिए, व्हाट शुड बी दी राजभाषा ऑफ इंडिया, व्हाट शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसको लेके चर्चाएं चली। अब देखिए चर्चा में क्या क्या चीजें आती है उसको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। तो वीसी एक ग्रुप था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कह रहा था, जिनका बहुत क्लियर कट मानना था कि ब्रिटिश चले गए हैं। अब ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर कौन सी भाषा हमको कंपलसरी गिफ्ट के रूप में दी थी?
विच लैंग्वेज वॉज गिफ्टेड बाय द ब्रिटिश टू अस इन द कंपल्सरी फॉर्म, ठीक है, कंपल्सरी गिफ्ट में दी थी, वो थी अंग्रेजी भाषा। सो इवन द लैंग्वेज दैट आई एम स्पीकिंग, मैं आपको थोड़ा बहुत बीच में अंग्रेजी में बोलता रहता हूँ, और द लैंग्वेज दैट इज बिंग लाइक ऑन द ब्लैक बोर्ड, आपको जो बोर्ड के ऊपर भी दिख रही है वो कौन सी दिख रही है, वो अंग्रेजी भाषा दिख रही है। अब सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इफ इंग्लिश लैंग्वेज was being spoken by the British administration and it was used as the official language in the British administration, should it be continued as the official language in independent India? अंग्रेज जो थे तब भारत को कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज दे के गए और हमको जख मार के, मैं कहता हूं कंपलसरी, हमको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी पड़ी, उपयोग में लेनी पड़ी। अब देयर वाज अ वेरी मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन क्राउड, टोटल पब्लिक के अंदर से, जिनको अंग्रेजी आती थी। इवन आज की तारीख में भी आप देखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेके अभी भी इश्यू चलता रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज को लेके अभी भी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। इवन यूपीएससी का भी रिजल्ट आया तो उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में फिर से कंट्रोवर्सी हुई कि भाई हिंदी मीडियम का रिजल्ट डाउन जा रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज आज भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक भाषा को लेके भेदभाव होता है कि नहीं होता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी चर्चा हो गई साहब, ठीक है। अब इंडिया में कितने लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर? 300 के आसपास से, देवर अराउंड 300 पीपल, ठीक है। कुछ 99 लोग तो वहां चले गए थे आफ्टर पार्टीशन, जब भारत की आज़ादी हुई, बंटवारा होता है तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी, फिर इसके लिए 99 मेंबर्स वहां चले गए पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, तो हमारे उतने सदस्य कम हो गए। अब ये 300 जितने भी मेंबरान थे, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन सब के बीच में चर्चा चली, इन सब के बीच में डिस्कशन चला, और डिस्कशन के तहत एक ही चीज था कि व्हाट शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब क्या कहना था आप समझिए। मेनी मेंबर्स बिलीव दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर्स, इट्स प्लेस दे आर्ग्यूड शुड बी टेकन बाय हिंदी। क्या कहते हैं कि अंग्रेज जा रहे हैं तो उसके साथ अंग्रेजी भाषा भी चली जानी चाहिए, अंग्रेज जा रहे हैं तो उसके साथ अंग्रेजी भाषा भी चली जानी चाहिए, और उसकी जगह क्या आना चाहिए? हिंदी आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। सो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स हु वर ऑफ द ओपिनियन कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी अंग्रेजों के साथ विलय कर देना चाहिए, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो व्हाट वी सी कि जब उन्होंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज शुड लिव विद द ब्रिटिश, दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय हिंदी। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, क्योंकि एक ग्रुप कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज विच वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हटा देना चाहिए और उसको हटा के हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंसीडर करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों कि ये चर्चा आज की तारीख में भी चल रही है। इवन इन द प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं रिगार्डिंग द हिंदी एंड द इंग्लिश लैंग्वेज यूज, क्योंकि आज कभी कभी आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर केंद्र सरकार अपनी जब अधिसूचना जारी करती है, व्हेनेवर द सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिशेस एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन, वी फाइंड कि वो कहते हैं कि भाई हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमको कंसीडर करना चाहिए, ये वो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। तो जब 1946 से लेके 1949 की मैं बात करूंगा तो उस दौरान 3 साल को लेके कौन सी भाषा का उपयोग कैसे करना चाहिए, कौन सी भाषा भारतीय संविधान के तहत स्वीकारनी चाहिए, उसको लेके साहब है ना झगड़ा होने की शक्यता थी, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये जो चर्चाएं थी, ये जो इश्यूज चल रहे थे, उसको लेके बहुत सारे लोगों का मानना था कि साहब आप हिंदी लैंग्वेज को पूरी तरह से इनफैक्ट इम्पोज नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के कितनी पॉपुलेशन हिंदी भाषा बोलती है। चलो मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, इवन अनअकैडमी के ऊपर हमारे साथ जो क्राउड जुड़ रहा है, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, दे आर क्वाइट फैमिलियर विद हिंदी लैंग्वेज एज वेल, सो वी ऑल्सो टीच इन हिंदी। बट देर आर स्टूडेंट्स, आई हैव गॉट माई फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री हु आर नॉट क्वाइट फैमिलियर विद हिंदी लैंग्वेज। उनके लिए फिर अभी अनअकैडमी वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल एज वेल, है ना, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई इंग्लिश। Why this new channel was brought? Because we realized कि यार जो भी नॉन हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनके लिए भी जस्टिफाई होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब प्रश्न ये होता है कि इंडिया के सब लोग तो हिंदी बोलते नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ सदस्य का मानना था कि हिंदी को इम्पोज कर देना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो उसमें एक मेंबर थे जिनका नाम था टी कृष्णमाचारी, याद रखेगा इनके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है, आप पॉलिटी में भी पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कौन मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य नहीं थे, या इनमें से कौन कौन से मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, टी कृष्णमाचारी उस टाइम पे इनफैक्ट साउथ से बिलोंग करते थे, और उन्होंने क्या लिखा है,
conveyed a warning on behalf of the people of South, some of whom threatened to separate India if Hindi was imposed on them. आप समझने की कोशिश करो कि क्या कह दिया उन्होंने। कहा कि साहब अगर आपने हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज कर दी तो हम है ना भारत से अलग हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ग्रेव इशू था। फाइनली क्या डिसाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर कि हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, English would be used in the courts, services and the communication between one state and other language। तो क्या किया जाता है कि we started the mixed language policy, और हमने क्या किया कि मिक्स लैंग्वेज पॉलिसी के तहत हिंदी और इंग्लिश दोनों को उपयोग के रूप में कोशिश की। इनफैक्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप 8वीं अनुसूची के बारे में पहचानते हो, इफ यू आर अवेयर अबाउट द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माय फ्रेंड, तो वी फाइंड अराउंड 22 लैंग्वेज एज ऑफ नाउ विच आर पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल। जब भारत का संविधान लिखा गया था तो भारत के संविधान निर्माताओं ने 14 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया था इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक नहीं, दो नहीं, 14 भाषा है। आज बढ़ते बढ़ते ये 14 भाषा कितनी हो गई है? 22 के आसपास हो गई है। और अभी भी डिमांड है कि वी शुड इंक्लूड फर्दर मोर लैंग्वेजेस एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता हो, ठीक है। तो जब हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, इसके सिवा बहुत सारी और भी भाषा है जिसको हमने अकोमोडेट किया है। आज तो 22 लैंग्वेजेस की है। पर कहने की बात यह है दोस्त, जब आपको कंट्री बनाना है तो आप रिजिडिटी नहीं रख सकते। आप जब एक देश का निर्माण कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि हर छोटी से छोटी चीज़ को अकोमोडेट करने की तैयारी करनी पड़ेगी। भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे, उन्होंने ध्यान रखा है कि भारत के लोगों की जो डिमांड है और भारत के लोगों के जो भी मुद्दे हैं उसको सॉल्व किया जाए, उसको सॉर्ट आउट किया जाए। उसके अंदर इनफैक्ट छोटी से छोटी हम लोग है ना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग शांतिप्रिय रूप से उसका एंड कराएंगे, रेदर देन क्रिएटिंग अ फ्लेयर अप इशू एंड दिस कैन फर्दर डिसइंटीग्रेट द कंट्री। क्योंकि ऑलरेडी हमने पार्टीशन देखा था, ऑलरेडी हमको अनुभव था कि भारत का कैसे बंटवारा हुआ, ऑलरेडी हमारे लोगों को एक बहुत ही ब्लडी जो पार्टीशन की जो मेमोरी थी उसको फिर से है ना रिपीट नहीं कराना था। एक बार धर्म के आधार के ऊपर भारत टूट चुका था, भाषा के आधार के ऊपर भारत फिर से टूटना नहीं चाहिए। इसके लिए एक बीच का रास्ता निकालते हुए हिंदी, इंग्लिश प्लस अदर लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया। इंग्लिश इनफैक्ट कोर्ट कचहरियों से लेकर सब जगह पे यूज़ होती है। भारत की सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, अमेंडमेंट 1967 कानून पास किया। कौन सा कानून है, नाम याद रखेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। कानून का नाम मैं लिख देता हूँ, कभी कभी आता है आपको क्वेश्चन के अंदर। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या नाम था? ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, अमेंडमेंट इन 1967, अमेंडमेंट 1967, ठीक है, पास किया था आपकी नेहरू जी की सरकार ने। और फिर लेटर ऑन इंदिरा गांधी उसको अमेंड करके अच्छी तरह से एक फ्रेमवर्क में ला देती है। चलिए ठीक है, तो एक दो पॉइंट के ऊपर आपको पूछा है। अब एनसीईआरटी क्या पूछता है? डिस्कस इन योर क्लास। हम लोग तो क्लास के अंदर ही बैठे, आप अज्यूम करते हैं। One advantage and one disadvantage today of decision to keep English as a language of India। अब आप देखिए, एक ही एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज आपको लिखना है, ठीक है। अब मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं रिप्लाई करूंगा आपको कमेंट के अंदर जरूर से, ठीक है। मैं देख लूंगा, आप कमेंट के अंदर टाइप करके मुझे बताइएगा नीचे आपका जो बॉक्स है उसके अंदर कि अंग्रेजी भाषा को हमने इनफैक्ट एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा है, उसका फायदा क्या हुआ है, ठीक है। और अंग्रेजी लैंग्वेज को अगर हमने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा है तो उसका नुकसान क्या है, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, ये आपको पूछा गया है। एक एक पॉइंट लिखेगा, एक एक लाइन में लिखेगा, ठीक है। एडवांटेज करके लिख दीजिएगा एक लाइन के अंदर, डिसएडवांटेज एक लाइन में, फिर है ना पूरा ऐसे मत लिखेगा, ठीक है। हमको ऐसे नहीं लिखना है। और आई वॉन्ट वेराइटी ऑफ थॉट्स, तो कमेंट रिपीट मत करिएगा, ठीक है। अगर एक बच्चे ने लिखा है कि सर अंग्रेजी भाषा, चलो हाइपोथेटिकली लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि इंग्लिश लैंग्वेज का एडवांटेज क्या हुआ, तो इंडिया आज ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के आया है बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। बिकॉज ऑफ आवर कमांड एंड प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश लैंग्वेज वी आर डीलिंग विद द वेस्टर्न कंट्रीज। आईटी सेक्टर के अंदर इंडिया को बहुत फायदा हुआ क्योंकि हम लोग अंग्रेजी भाषा जानते थे। ये सॉफ्टवेयर के अंदर आज देखिए बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो भी आपकी ह्यूमन टेक्निकल आपकी जो स्किल वाले लोग हैं उसमें इंडियंस बहुत सारे हैं, ठीक है।
डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, तो मैं कहूँगा कि अंग्रेजी भाषा को एक भाषा के रूप में ना देखते हुए एक स्टेटस सिंबल के रूप में कंसीडर किया जाता है। इसके ऊपर मूवी भी बना है, हिंदी मीडियम, देखा होगा आपने, ठीक है। ये मूवी के अंदर यही बात होती है कि भाई हमारी जो इनफैक्ट डॉटर है इरफान खान उसमें दिखाए गए थे, अब तो स्वर्गवास हो गया है उनका, बट उनके अंदर भी यही चर्चा हुई थी मूवी के अंदर कि भाई हमारी डॉटर को फाइनल स्कूलिंग मिलना चाहिए, इंग्लिश मीडियम का स्कूलिंग मिलना चाहिए, ठीक है। फिर एक और इंग्लिश मीडियम भी बना है, चलिए ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट है। तो मैं कहूंगा कि बिकॉज डिसएडवांटेज एक ये हो गया है कि बहुत लोग ने इंग्लिश लैंग्वेज को एक इलीट सेक्शन के रूप में ले लिया है, उसको एक इलीट लैंग्वेज के रूप में कंसीडर किया है, और लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर उनको अंग्रेजी नहीं आती। इफ समवन डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश तो दे फील दैट कि हाय हाय हमको इंग्लिश नहीं आ रही, हमारे साथ जो है ना वो हो गया, चलिए ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इसके अंदर से मिलता रहेगा। अब चलिए इसके बाद लास्ट पॉइंट के अंदर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीडर्स कौन हुआ करते थे, ये लीडर्स के बारे में एनसीईआरटी किन किन के बारे में हमको बताती है। तो इसका तो सॉल्यूशन आ गया, इसका तो सॉल्यूशन 1963 और उसके बाद 1967 के अंदर हमने जो कानून पास किया उसके द्वारा ला दिया है। बहुत लंबी कंट्रोवर्सी हुई थी ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर, कभी आप प्लस कोर्स के ऊपर आइएगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा कि कैसे कंट्रोवर्सी चलती है आज़ादी के बाद। अब देखिए क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीडर्स कौन थे। एनसीईआरटी लीडर्स के बारे में थोड़ी बहुत हमको हाईलाइट करके समझाने की कोशिश करता है कि हु आर द लीडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। सो मैनी इंडियंस कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 300 से ज्यादा मेंबर्स थे, देयर वर अराउंड 300 मेंबर्स, ठीक है। इनिशियली तो 389 के ऊपर थे, उसके बाद बाकी लोग पाकिस्तान चले गए। अब उसके अंदर से जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाली जो कमिटी थी, वो कमिटी के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता ही होगा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, जिन्होंने इनफैक्ट ये संविधान के पूरा का पूरा जो आइन है उसको कंप्लीट किया है, ठीक है। अब बाबा साहेब के बारे में क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो बाबा साहेब के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है, इन हिज फाइनल स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर आम्बेडकर पॉइंटेड आउट दैट political democracy had to be accompanied with the economic and social democracy. Giving the right to vote would not automatically lead to the removal of inequalities between the rich and the poor or between the upper and the lower caste. क्या कहते हैं बाबा साहेब, वो कहते हैं कि खाली वोटिंग राइट्स देने से अगर आप अपने आप को डेमोक्रेटिक मानते हो तो वो गलत है साहब। क्या कहते हैं बाबा साहेब कि अगर वोटिंग राइट्स देने से आप ऐसा सोचते हो कि भाई भारत की जो पूरी तरह से स्वतंत्रता है या भारत की हम लोग कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी बन गई है, तो वो गलत है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैज टू बी अकम्पनीड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स माय फ्रेंड। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आपने सबको राइट टू वोट दे दिया। राइट टू वोट का मतलब क्या होगा कि हर एक इंसान जो 21 साल से बड़ा है, द पर्सन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो 21 ईयर्स की एज थी उस टाइम पे, एनी पर्सन हु इज अबाउ 21 ईयर्स ऑफ एज हैड द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, कुछ भी हो जाए उसको राइट टू वोट था। प्रश्न ये था कि खाली राइट टू वोट देने से कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत में कितनी बड़ी इनइक्वालिटी चल रही है साहब, अमीर और गरीब के बीच में इनइक्वालिटी है, ऊपर की जाति और नीचे की जाति, अपर एंड द लोअर कास्ट के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। उसको कौन सॉल्व करेगा? हु विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स between the communities of India? Who will solve and highlight and address the problems of the caste discrimination in India? ठीक है, तो बाबा साहेब इन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कराते हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक दिशा दिखाते हैं और कहते हैं कि हमको रिजर्वेशन लाना पड़ेगा, हमने आर्टिकल 17 को ऐड करना पड़ेगा। आर्टिकल 17 आपको पता ही होगा अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर है। डीपीएसपी को ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जहां पे स्टेट की पॉलिसी कैसी होगी उसको लेके बाबा साहेब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और भारत के लोगों को एक नई दिशा दिखा के हुए बोले कि कुछ कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो स्टेट को अपने दिमाग के अंदर रखने पड़ेंगे, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे जो स्टेट को अपने माइंड के अंदर कैरी करते हुए लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो डीपीएसपी बहुत ही लंबा टॉपिक है, आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ा भी होगा, कभी समय मिला तो आपको इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कराएंगे कि डीपीएसपी क्या कहना चाहता है, क्यों डीपीएसपी को इस तरह से कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन वी सी बाबा साहेब फाइनल कंक्लूजन में लिखते हैं, विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड इंडिया वाज गोइंग टू एंटर इनटू लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, वो क्या कहता है कि भारत एक ऐसे देश के रूप में निर्माण प्राप्ति कर रहा है जो फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। अब ऐसा क्यों कहा है? व्हाई बाबा साहेब सेड सो? What was the reason behind बाबा साहेब टेलिंग दैट? ठीक है,
वो क्यों ऐसा कहते हैं कि संविधान लिखने के बाद जो भारत का शासन व्यवस्था है पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन भरा होगा, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। अब देखिए ये क्यों होता है, आप समझने की कोशिश करो। दो इंसान हैं, ठीक है, एक लो कास्ट से बिलोंग करता है, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स इज देयर एंड ही बिलोंग टू अ लो कास्ट। एक और इंसान है, से फॉर एग्जाम्पल जिनका नाम है मिस्टर वाई एंड ही इज फ्रॉम द हाई कास्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? एक इंसान है जो लो कास्ट का है, एक इंसान है वो हाई कास्ट का है। ये एक्स और वाई दोनों के पास राइट टू वोट है। राइट टू वोट होने का मतलब क्या है कि दोनों के पास इक्वल वोटिंग पावर है। वन पर्सन वन वोट का कंसेप्ट यहां पे लागू होता है, सिंपलीफाइड वे के अंदर हमको समझाता है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसके लिए इनफैक्ट हमारे कानून और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 ने बहुत ही क्लियर कट कहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू इक्वालिटी हर एक चीज के लिए, हर एक इंसान के लिए जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो क्या कहते हैं कि इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। एक इंसान का एक वैल्यू है, एक इंसान का एक वोट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इश्यू भी नहीं है। पर आगे क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। अब वो क्या कहते हैं साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको समझाता हूं। मिस्टर एक्स इज फ्रॉम द लो कास्ट, मिस्टर वाई इज फ्रॉम द हाई कास्ट। सुनिएगा, ठीक है, ये लाइन के पीछे बहुत बड़ा मर्म है, इसकी मार्मिकता को समझ जाइए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल पॉइंट्स दैट वर रेज्ड बाय बाबा साहेब आंबेडकर बाय टेलिंग दिस लाइन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये सब शब्द है ना संविधानिक सभा के अंदर लिखे गए हैं, संविधानिक सभा में बोले गए हैं साहब। आपको यकीन नहीं होता है तो मैं आपको इनफैक्ट गूगल करिएगा CAD कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, क्या कर देगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को गूगल करिएगा। आपको जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट्स को आप गूगल करोगे तो यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स, आपको हर एक पॉइंट का डिटेल मिलेगा, जहां पे आपको बहुत ही क्लियर कट मेंशन कराया हुआ है कि क्या सिचुएशन है भारत के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ। दिस आर वर्बेटिमली वर्ड्स व्हिच वर सेड बाय बाबा साहेब। अब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं डिबेट्स के अंदर, क्या कहते हैं बाबा साहेब? कहते हैं कि एक बंदा राइट टू वोट आपने दे दिया, दोनों के पास वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट आपने दे दिया, उसकी वैल्यू बहुत अच्छी तरह से डिसाइड की। अब क्या होता है आप समझिए, सोसाइटी के रूप में अगर आप देखोगे, सोसाइटी के रूप में अगर आप देखोगे तो मिस्टर एक्स जो है ही बिलोंग्स टू लो कास्ट। समझे कि नहीं समझे? बिकॉज इनकी कास्ट लो है, बिकॉज ही बिलोंग टू द लो कास्ट सोसाइटी, तो इनके पास अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप इनफैक्ट निचली जातियों से बिलोंग करते हो तो हमारी सोसाइटी अपॉर्चुनिटीज नहीं देती है। वो तो सच्चाई है साहब, आज की तारीख में भी मिलता है, उसमें गलत नहीं कहा बाबा साहेब के अंदर। बाबा साहेब कहते हैं कि भाई जो सोसाइटी है, सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसके कारण इसकी इकोनॉमिक कंडीशन देखोगे तो इकोनॉमिक जो वेल बीइंग है वो भी बहुत ही खराब होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? क्या कहते हैं बाबा साहेब, व्हाट डज बाबा साहेब राइट्स अबाउट, कि बिकॉज दिस पर्सन बिलोंग्स टू द लो कास्ट, ये जो जेंटलमैन है मिस्टर एक्स, ये लो कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इनकी इकोनॉमिक वेल बीइंग अच्छी नहीं है। उसके सामने मिस्टर वाई जो है वो हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं, एंड बिकॉज ही गॉट द हाई कास्ट स्टेटस, तो हो सकता है कि इनको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली होगी, फैमिली बहुत वेल टू डू होगा, और वेल टू डू फैमिली से जब बिलोंग करता है इंसान तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसकी सोशल वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप समझिए कि इनफैक्ट कुछ कुछ जाति भारत के अंदर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण पीछे रह गई, वो इकोनॉमिकली आज भी पीछे ही है। Certain caste of the country in this country, certain caste belonging to this country are still, I would say, economically deprived because of the social conditions. Society is leading to a situation, मैं आपको एक टर्म दिखा रहा हूं जहां पे बोला जा रहा है
कि समाज व्यवस्था के कारण आर्थिक रूप से आपकी वृद्धि नहीं हो रही है। सोसाइटी एक रीजन है जिसके कारण आपका इकोनॉमिक वेलबीइंग है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी मुझे याद आई, सुनिएगा जरा। ये इंटरेस्टिंग एनालॉजी मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि राम मनोहर लोहिया, नाम सुना है किसी ने राम मनोहर लोहिया साहब का? समय मिला तो इसके ऊपर कभी डिस्कस करेंगे। आजादी के बाद का इतिहास है जहां पे समाजवादी जो आंदोलन भारत के अंदर हुए, सोशल मूवमेंट्स के अंदर, और खास करके मैं कहूंगा कि जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स चलता है उसके बहुत प्रखर नेता थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। इनफैक्ट आजादी के आंदोलन में भी उनका योगदान था। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि भारत के अंदर कास्ट डिवीजन जो है वही इंडिया में क्लास डिवीजन है। क्या कहते हैं? कास्ट डिवीजन जो है वही इंडिया में क्लास डिवीजन के रूप में है। याद रखिएगा, ये शब्द बहुत जरूरी मैं बता रहा हूं आपको। कास्ट डिवीजन इज इक्वल टू क्लास डिवीजन। क्लास डिवीजन के बारे में मार्क्स ने कहा था कि जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई, व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द हैव क्लास एंड द हैव नॉट क्लास। क्या कहा कि जब क्रांति हुई तो दो प्रकार का वर्ग उभर के आया, जिसके पास बहुत पैसा था और जिसके पास कुछ भी नहीं था। जिसके पास बहुत पैसा था और दूसरा एक वर्ग था जिसके पास कुछ भी नहीं था। ये जो क्लास डिवीजन की मार्क्स ने बात की थी, जो आर्थिक रूप में वो बात कर रहा था कि कुछ इकोनॉमिक क्लासेस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे कार्ल मार्क्स कहता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत है। उसी पॉइंट के ऊपर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि भारत में अगर आपको इनफैक्ट इकोनॉमी इनइक्वालिटी देखनी है तो इट इज डायरेक्ट कोरिलेटेड विद द सोसाइटी ऑफ द इंडिया। क्योंकि अगर कोई इंसान इनफैक्ट थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है या अच्छा पैसा कमा रहा होगा, आज़ादी के समय की बात करो, अब तो बदल गया है, हम पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का ही टॉपिक देख रहे हैं, तो उसके अंदर बाबा साहब से लेके जो भी थिंकर्स ने क्या क्या कहा है उसके ऊपर ही हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी कंटेम्प्रेरी को नहीं देख रहे हैं, पर इकोनॉमिक कंडीशन एंड सोसाइटी दोनों साथ में होती है। और उसके कारण क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण, क्या लिख रहा है, बिकॉज ऑफ दिस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, बाबा साहब क्या कहते हैं, सामाजिक और आर्थिक जो परिकल्पना या उसकी जो संरचना हुई है ये देश की, उसके कारण हम लोग को यही देखने को मिलता है कि भारतीय शासन व्यवस्था के तहत एक ही चीज के ऊपर चर्चा चली, जहां पे वन मैन वन वैल्यू का कंसेप्ट सोसाइटी में नहीं मिलता है। व्हाट डू मीन बाय वन मैन वन वैल्यू? आर्थिक रूप से सब लोग समान हैं, आर्थिक असमानता भारत के अंदर खत्म हो गई है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भारत में खत्म हो गई है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस बाबा साहेब विल बी हाईलाइटिंग कि इंडिया हैज गिवन द पॉलिटिकल जस्टिस एंड इन द फॉर्म ऑफ द राइट टू वोट, द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैज बीन गिवन टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड। हम अभी भी पीछे है। हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम लोग जो है वो जब तक राजकीय रूप से या मैं कहूंगा कि आर्थिक रूप से लोगों को आगे नहीं लेके आएंगे, सामाजिक भेदभाव को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आर्थिक विकास भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने एक ही कहा कि सोशल इनइक्वालिटी को दूर करना पड़ेगा। सोशल इनइक्वालिटी कैसे दूर करोगे? कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको हमको हटाना पड़ेगा, तब जाके सबका इकोनॉमिक वैल्यू सेम हो जाएगा। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या है कि आर्थिक रूप में सब बराबर है, सोशल वैल्यू भी सबका सेम हो जाएगा। सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यू कैन नॉट बी सेम टिल द टाइम द कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि भारत में जाति प्रथा जब तक जीवित है तब तक सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कभी भी इंसान सब एक नहीं होगा, सबका मूल्य अलग अलग होगा। कोई बोलेगा कि मैं फलाना जाति से बिलोंग करता हूं तो मेरी वैल्यू अलग है, कोई बोलेगा कि मैं ढिमका जाति से बिलोंग करता हूं तो मेरी वैल्यू अलग है, कोई बोलेगा कि मैं ये फलाने समाज से बिलोंग करता हूं, हमारा तो एक अलग ही वो है ना, कि वो क्या कहते हैं कि एक हमारा ही अलग ही एक है ना रुतबा होता है। समझे कि नहीं समझे?
ये जो सिचुएशन है ना साहब, ये जो सिचुएशन है उसको बाबा साहेब बहुत क्लियरली फोरकास्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, और यही कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जब तक एग्जिस्ट करेगी तब तक हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू और सोशल वैल्यू को एक नहीं कर पाएंगे। नो डाउट हमने पॉलिटिकल वैल्यू सबकी एक कर दी है, वी हैव इंक्रीज द पॉलिटिकल वैल्यू by giving the right to vote to each and every person. Economic and social value cannot be finally, I would say, same till the time the caste system exists. बाबा साहेब ने एक ही चीज कहा कि अगर आपको इकोनॉमिक और सोशल वैल्यू को एक करना है, अगर आपको इकोनॉमिक और सोशल वैल्यू को एक करना है तो आपके लिए एक ही रास्ता है, और वो क्या है? एनहिलिएशन ऑफ कास्ट। क्या कहते हैं? एनहिलिएशन ऑफ कास्ट। जाति प्रथा को नाबूद करोगे ना जिस दिन, याद रखिएगा बाबू, बहुत इंटरेस्टिंग शब्द मैं बता रहा हूं, जिस दिन जाति प्रथा नाबूद होगी। मैं बाबा साहब के पूरे विचार पढ़ा दिया मैंने, आपको ना पता हो तो खाली एनसीईआरटी के रूप में पूरा बाबा साहब का विचार पढ़ा दिया। दिस इज द क्रक्स ऑफ बाबा साहेब्स आइडेंटिटी एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ बाबा साहेब्स होल, आई वुड से, सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये सब चीजें आप पॉल साइंस में भी पढ़ते हो, हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, दोनों सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, पॉलिटी में नहीं पढ़ते हैं। पॉलिटी में तो खाली बाबा साहब के ऊपर फैक्चुअल चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स पढ़ते हो ना, व्हेन यू रीड द थिंकर्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, यू रीड ऑल द पॉइंट्स ऑफ बाबा साहेब आम्बेडकर्स होल आइडिया। ठीक है, यही बाबा साहेब आम्बेडकर इसके ऊपर फोकस करते हुए कहते हैं कि भाई ये करोगे तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा, वरना तो नहीं आएगा साहब। ठीक है, बहुत ही क्लियर कट ब्लंटली कहते हैं। तो जाति प्रथा को नाबूद करो तो इंडिया के अंदर सोशल डेमोक्रेसी भी आ जाएगी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी आएगी, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंगली पॉइंट के साथ बाबा साहेब के विचारों को यहाँ पे लिखा गया है, ये मैंने समझाया हुआ है एनसीईआरटी के सापेक्ष में। लास्ट पॉइंट के ऊपर कंक्लूड करेंगे आज के सेशन को, और बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर लिखा जाता है कि वो कौन थे, उनका क्या योगदान था। तो बाबा साहेब आम्बेडकर रिफर्ड टू बाबा साहेब, B.R. आम्बेडकर रिफर्ड टू बाबा साहेब, बिलोंग टू मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली, a lawyer and economist. He is best known as a revered leader of the Dalits and the father of the Indian Constitution. इनका इतिहास शायद मैंने सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ाया था। अगर आपको सोशल रिफॉर्म्स याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि इनके फादर ब्रिटिश आर्मी में थे, बिकॉज हिज फादर वॉज इन द ब्रिटिश आर्मी। तो इनको माहू करके जो जगह है एमपी के अंदर मध्य प्रदेश में, महाड रेजिमेंट का हेडक्वार्टर्स हुआ करता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ एंड उनको फिर मिलिट्री स्कूलिंग में, आर्मी स्कूल में एजुकेशन हुआ, मॉडर्न एजुकेशन मिला। उसके बाद कोल्हापुर के महाराजा और फिर यहाँ गुजरात के अंदर गायकवाड़ महाराजा की मदद से स्कॉलरशिप लेके वो बाहर गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। उसके बाद लंदन गए, लंदन में पढ़ाई की उन्होंने, लॉ की और लीगल स्टडीज़ करने के बाद ही केम बैक टू द स्टेट ऑफ द गायकवाड़। इनिशियली पहले थोड़े समय उनके साथ सेवा दी और उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गए और सोशल रिफॉर्म्स में आ गए। 1920s में इन्होंने महाड सत्याग्रह किया, अगर आपको याद होगा। जानता करके एक इनका जर्नल आया करता था, जनता बहिष्कृत भारत बहिष्कृत हितकर्णी सभा नाम की एक बॉडी बनाई थी इन्होंने। और महाड सत्याग्रह के द्वारा जो वाटर, जो पानी जो है, मूलभूत रूप से अगर आपको जानकारी होगी तो कहा जाता है कि पानी पीने का अधिकार नहीं था कुछ कुछ लोगों को गाँव के अंदर। महाड कम्युनिटी जो खास करके दलित कम्युनिटी थी, अनटचेबल्स थे, उनको लेके उन्होंने आंदोलन किया। महाड कम्युनिटी को लेके बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और दूसरा कालाराम मंदिर सत्याग्रह। उसके बाद तो बाबा साहेब पीछे मुड़ के देखा नहीं। 1930s 1940s तक आते आते गांधी इरविन के बीच में पैक्ट किया, 1932 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे समय आगे चला गया, एज एंड व्हेन द टाइम प्रोग्रेस्ड, बाबा साहेब केम इनटू द एक्टिव पॉलिटिक्स। ही डिमांडेड राइट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट। और जब आज़ाद हुए तो गांधी जी के कहने के ऊपर नेहरू ने इनको लॉ मिनिस्टर के रूप में अपना, हम लोग कह सकते हैं कि कैबिनेट के अंदर इंक्लूड किया, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के आपके सदस्य भी थे, और साथों साथ ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन भी, आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से बाबा साहेब का अपना कंट्रीब्यूशन है। 1956 में इनका मृत्यु हुआ, देहांत होता है, महाभिनिष्कर्म कहा जाता है, या महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जब मनाया जाता है या याद किया जाता है। और भारत को ऐसे बहुत सारे सैकड़ों बाबा साहेब की आज की तारीख में भी ज़रूरत है, क्योंकि भारत पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के रूप में तो अभी आ गया है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अभी भी नहीं आ पाई है। अभी भी इश्यूज चल रहे हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अब फिर से भारत को, आज आधुनिक भारत के अंदर एक बाबा साहेब की आवश्यकता है। अब कौन बाबा साहेब भारत को एक नई दिशा दिखाएगा, ये तो समय की बात है। इतिहास उसको फिर से याद करेगा कि जिसने एक भारत की समाज व्यवस्था को
भारत की जाति प्रथा के अंदर जो भी मुद्दे हैं आज के भारत के अंदर, उसको कैसे सॉल्व कराएगा, उसको लेके कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि भारत में राज्यों की कल्पना या राज्य कैसे बनते हैं, हाउ द स्टेट्स इन इंडिया वर फॉर्म्ड। आज जो हम लोग पॉलिटिकल सेटअप देखते हैं, कुछ इस प्रकार से हमको पॉलिटिकल सेटअप दिखता है। इसमें भी अब तो आंध्र प्रदेश के जगह अब तेलंगाना भी आ चुका है, यहाँ पे तेलंगाना आ चुका है, जम्मू कश्मीर आपका पूरी तरह से वो है ना कि पार्टीशन हो चुका है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो आज जो हम लोग जो समाज व्यवस्था देखते हैं या पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं, इन द प्रेजेंट डे द पॉलिटिकल सिस्टम दैट वी सी, ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बन के आई और किस प्रकार के इंडिया के स्टेट्स उभर के आए, किस तरह के नए स्टेट्स बने हैं। एनसीईआरटी के सेंट्रिक ये मैप एनसीईआरटी में दिया है, पुराना मैप है, इसके लिए जम्मू कश्मीर तेलंगाना का मेंशन नहीं दिया हुआ है, लद्दाख और यूटी वाला, क्योंकि ये अभी अपडेट नहीं किया उन्होंने मैप को, ठीक है, एनसीईआरटी वालों ने अभी तक नहीं किया है, तो हम पुराने मैप से ही पढ़ रहे हैं ना। तो ये जो पूरा मैप कैसे बना है, इंडिया के अंदर ब्रिटिश काल में कैसे स्टेट्स हुआ करते थे, आप देखोगे तो ये रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। ये जो पिंक वाले हैं, जो येलो वाला है वो ब्रिटिश इंडिया था, ये ब्रिटिश काल की बात है। उसके बाद धीरे धीरे उनका मर्जर होता है, 1956 तक आते आते भारत में ऐसी शासन व्यवस्था थी, ठीक है। तो वी सी कि 1947 का मैप कुछ ऐसा हुआ करता था जब भारत आज़ाद हुआ। 1947 के बाद जब इतिहास आगे चला तो 1956 तक आते आते ऐसा हो गया। 1956 से लेके 2007 की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये किताब में 2007 तक का इतिहास लिखा गया है, दे हैव गिवन द हिस्ट्री अप टिल 2007। तो भारत की समाज व्यवस्था और भारत की राज्य व्यवस्था कैसे चली, इसकी पूरी जर्नी बताऊंगा कि कैसे इंडिया में राज्य बनते हैं, ब्रिटिश इंडिया के स्टेट्स को कैसे मर्ज किया गया, उसके बाद कैसे भारत में भाषा आधारित राज्य बनते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और किस तरह से आज की राज्य व्यवस्था चलती है, उन सब पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही लंबा चैप्टर है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की, मैं आपको झलक दे रहा हूँ। मैं आपको मान के चलो करीबन आज़ादी के बाद का भारत को जब पढ़ते हैं तो नहीं करके हम लोग 40 to 50 आवर्स तो मिनिमम देना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ये चैप्टर में तो खाली तात्कालिक रूप से नेहरू जी के बारे में ही लिखा गया है, द होल थिंग इज रिटन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो 1947 से लेकर 1964 के बीच में भारत की राज्य व्यवस्था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ, उन सब पॉइंट्स को ये चैप्टर के अंदर हाईलाइट किया है, तो उसी को ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैप भी वही है, ठीक है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर आप एनसीईआरटी को पढ़ा रहे होते हो तो हमको तो दिखता ही नहीं है ऐसा। तो मैंने कहा रीडिंग बिटवीन द लाइन्स करो, आप चीज़ों को समझो। ये 3 मैप अलग अलग पेजेस में दिए हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लाइन में डाल दिया, तो आपको पता चलेगा कि ये 1947 का मैप है, ये 1956 तक का मैप है, दिस इज द मैप ऑफ 1947 टू 1956, 1947 से लेके 1956 तक का मैप है, ये 1956 के बाद से लेके 2007 तक का मैप है, ठीक है। तो आप देखोगे तो पूरी तरह से आपको चीजें दिख जाएगी, ठीक है। तो कैसे राज्य बने, कौन कौन बनाता है, किस प्रकार की डिमांड होती है, भारत में कैसे सबसे पहले ये जो आंध्र प्रदेश नाम का जो स्टेट है कैसे बन के आया फ्रॉम द मद्रास स्टेट, मद्रास राज्य से कैसे आंध्र प्रदेश बनता है, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। पट्टी श्रीरामालू की बात करेंगे, फिर पंजाब का स्टेट का निर्माण कैसे हुआ, गुजरात महाराष्ट्र कैसे बना, उन सब के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन को कंक्लूड करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आपको मैं फिर से वेलकम करूँगा माय फ्रेंड कि आप हमारे साथ जुड़िए अनअकैडमी प्लस के ऊपर। बहुत लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते रहते हैं कि अनअकैडमी ये है, फ्रॉड है, फला है। देखिए, एज अ टीचर मेरा आप लोग के साथ यही इंटेंशन होता है कि मैं आपको फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग दूं। एज अ टीचर, एज अ शिक्षक, मेरा यही इंटेंशन है कि मैं आपको क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना कराते हुए बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे में टीचिंग दूं। ये इनफैक्ट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पेड चलता है एनसीईआरटी के कोर्सेज, बट मेरा मानना है कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी आपको यहाँ पे ही कराऊंगा। तो आप जब मेरे साथ प्लस के ऊपर आओगे, जो एप्लीकेशन फेज है, बहुत ही एडवांस फेज है, जहाँ पे क्वेश्चंस को डील करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डील करते हैं, कैसे तैयारी होती है, कैसे इतिहास आगे चलता है। ये तो छोटा छोटा है, एनसीईआरटी सेंट्रिक चैप्टर्स है, उसको मैं तोड़ ताड़ के पढ़ा रहा हूँ सर। ये चैप्टर को हम लोग 4-5 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। इसी टॉपिक को 50 घंटे के अंदर मैं जब प्लस के ऊपर आता हूँ तो कंक्लूड कराता हूँ। तो यू कैन इमेजिन कि कितना लेंदी वे के अंदर, और कोई भी टॉपिक छूटे ना बच्चों के लिए, उतना सब कराता हूँ।
तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा, ना ही आपको डिसअपॉइंट करूँगा कि सर हमारे पैसे बर्बाद हो गए। हम लोग को लग रहा था कि अनअकैडमी के अंदर क्वालिटी बहुत ही ख़राब आ गई है,